सही से आ रही है ना आवाज? बिल्कुल एक बार रिप्लाई कर देना। गुड मॉर्निंग सभी को। थोड़ा लेट हो गए, स्टार्ट करते हैं लेकिन, है ना। देखिएगा, पिछली क्लास के अंदर अपना क्या चल रहा था, एक क्वेश्चन चल रहा था न्यूमेरिकल, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन चल रहा था, वो न्यूमेरिकल अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया था, चलेगा ना। अगला क्वेश्चन लगाओ, एक क्वेश्चन लगाना अगला। हाँ जी, लिखना दिए गए परिपथ में मैं लिखता हूं क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में सभी प्रतिबाधाओं में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। ठीक है, परिपथ बना रहा हूं मैं। ये ले लेते हैं अपन 3 ओम, 2 ओम और 2। चलो एक बार ये क्वेश्चन लिखना, दिए गए परिपथ में से सभी प्रतिबाधाओं में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपको ये अध्यारोपण प्रमेय से ही करना है, ठीक है ना। अपन इसको सोल्व करने के लिए एक जनरल मेथड यूज करेंगे, और वो किस तरीके से देखना ना, सुनना। देखो, ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। ये रहा हमारा परिपथ, ये है 3 ओम, ये है 2 ओम, और ये भी है 2 ओम। ये है प्लस, ये है माइनस, ये है 8 वोल्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लो यहां से करंट आ रही है, यहां से प्लस से करंट आएगी इस तरीके से, यहाँ पे आके करंट दो भागों में टूट जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी। मैं इस करंट को मान लेता हूं I1 है, इसको मान लेता हूं I2 है, इसको मान लेता हूं I3 है। ठीक है, मेरी बात सुनना, यहां से करंट आ रही है, यहाँ पे आगे दो भागों में बट जाएगी करंट, तो मान लो जो करंट आ रही है उसको नाम दे दिया अपन ने I1, यानी 3 ओम के अंदर जो प्रवाहित धारा है वो क्या है, I1 है। फिर यहाँ पे आके करंट बट गई I2 और I3 के अंदर, है ना। तो इस 2 ओम के अंदर I2 है, इस 2 ओम के अंदर क्या है, I3 है ना। हमसे क्वेश्चन के अंदर सिंपल ये कह रहा है कि हमें ये जो प्रतिरोध या प्रतिबाधाएं दी हुई है, इनके अंदर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है 3 ओम के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1, 2 ओम के अंदर कितनी हो रही है, I2, और 2 ओम के अंदर भी कितनी हो रही है, I2। ठीक है, तो ये तीनों करंट हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, और बहुत ही आसान है ज्ञात करना। क्या है, देखो, सबसे पहले अगर अपन ये देखें कि यहां से करंट आ रही है और करंट यहाँ पे आके दो भागों में टूट जाती है, तो जब भी करंट का डिवाइड होता है, करंट बढ़ती है, तो वो कौन से क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में।
यानी यहाँ पे 2 ओम और ये 2 ओम किसके अंदर है, समांतर क्रम में है। तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लो इसका, या कुल प्रतिबाधा बोल दो। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा इसका, देखो सुनना, ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में। ये 2 ओम और ये 2 ओम किसके अंदर है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कैसे सोल्व करते हैं अपन, R1 R2 बटा R1 प्लस R2, इसका इससे गुणा होगा, यानी 2 गुणा 2 बटा 2 प्लस 2 हो जाएगा। फिर इसके श्रेणी क्रम के अंदर क्या है, ये 3 ओम, तो ये हो गया 3 ओम। तो ये कुल प्रतिरोध को R से इंडिकेट कर देता हूं मैं, सोल्व करता हूं, इसे कितने आएगा, 3 प्लस 4 बटा कितना आ गया, 4 आ गया, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा। तो ये 3 प्लस 1 यानी R इक्वल टू कितना आ गया, 4 ओम यहाँ पे आ गया। ये तो क्या मिल गया, कुल प्रतिरोध मिल गया परिपथ का, है ना, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, ये लाइन लिखनी है, देखो चूंकि इधर लिख देते हैं, क्योंकि धारा I1 किससे आ रही है, सीधे स्रोत से आ रही है, सीधे स्रोत से आ रही, सीधे स्रोत से आ रही है। और जो करंट सीधे स्रोत से आती है उसके लिए किसका नियम लगाते हैं अपन, ओम का नियम। और ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। तो ये I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। V कितना है यहाँ पे, 8 वोल्ट है, कितना है, 8 वोल्ट है। R कितना है मेरे पास में, 4 ओम है। और कौन सी करंट सीधे स्रोत से आ रही है, I1 करंट सीधे स्रोत से आ रही है, ठीक है ना। जो करंट सीधे स्रोत से आती है उसके लिए V बराबर आई आर लगाओगे, तो I इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना है, 8 है। R कितना ज्ञात किया है, 4 ज्ञात किया है। करंट I की जगह क्या आ जाएगा, I1। तो ये लो I1 बराबर कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो कोई आपसे पूछे कि इस परिपथ के अंदर 3 ओम के अंदर प्रवाहित धारा का मान कितना है, 2 एम्पियर है, ठीक है ना। अतः 3 ओम के प्रतिरोध में, या इस लाइन को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा ही अपन को I1 का मान पता है, 3 ओम के अंदर की है, पहला आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो तो आप लोग एक बार इसे उतार लो, सिंपल के, और मुझे फटाफट I2 और I3 का मान भी ज्ञात करके बताओ। चलो सर, I1 में तो 3 I1 में तो 3 ही रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो हम टोटल रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, मतलब भाई ये अपन यहाँ पे टोटल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तभी तो I1 करंट का मान कैलकुलेट करेंगे अपन। क्योंकि देखो ये I1 करंट आगे जाके भी तो टूट रही है, बढ़ रही है। ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि I1 इक्वल टू 8/3, ऐसे नहीं लिखेंगे। टोटल प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे इसकी, है ना, या टोटल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे इसका। चलो I2 और I3 का मान एक एक एम्पियर आ रहा है, और बिल्कुल आना भी एक एक एम्पियर ही चाहिए। उतार लिया इसे फटाफट, 2-3 क्वेश्चन करवाने है ना। चलो हो गया ये, देखिएगा हो गया ना सबका ये कंप्लीट।
आप ही गया होगा समझ में, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम पहले किया है अपन ने सोल्व ना। देखो सुनो, अब हमें I2 कैलकुलेट करना है, तो देखो धारा विभाजन के नियम से, धारा विभाजन के नियम से ध्यान दो, अपन को एक तो I2 करंट कैलकुलेट करना है, एक I3 करंट कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल है, ये याद करना मैंने सिखा रखा है शुरू से। देखो I2 करंट किस में जा रही है, 2 ओम के अंदर। किसके अंदर जा रही है, 2 ओम के अंदर। इसके साथ समांतर क्रम के अंदर कौन है, 2 ओम है। देखो I2 करंट किस में जा रही है, 2 ओम के अंदर। इसके साथ समांतर क्रम के अंदर कौन है, 2 ओम है। तो पहले 2 को लिखो, फिर डिवाइड के अंदर क्या करते हैं, दोनों के समांतर क्रम का जो प्रतिरोध है उसका योग कर देते हैं। तो ये 2 + 2 हो जाएगा। और किससे गुणा करते हैं इसको, जो करंट सीधे स्रोत से आती है उससे गुणा करते हैं। सोर्स से आने वाली करंट क्या है, I1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, I1 से। सिमिलरली इधर भी देखो क्या आएगा अपने पास में, I3 करंट किसके अंदर फ्लो हो रही है, 2 ओम के अंदर। इसके साथ समांतर क्रम के अंदर कौन है, 2 ओम है, तो ऊपर तो लिखो 2 ओम। फिर डिवाइड के अंदर दोनों का समांतर क्रम का योग लिखो 2 + 2। और जो करंट सीधे स्रोत से आती है उससे गुणा कर देते हैं। स्रोत से कौन सी करंट आती है, I1 करंट आती है। तो ये तो फिक्स हो गया कि ये दोनों सेम है ना। अगर ये दोनों सेम है तो I2 और I3 का मान क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लो इसे। ये आ गया 2 बटा कितना 4, और I1 करंट का मान कितना आया था, 2 आया था ना, तो इंटू 2 आया है। तो ये 2 2 4 और 4 के अंदर 4 डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। और इधर भी क्या आएगा आपके पास में, 2/4 × 2, और ये भी कितना आएगा अपने पास में, 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर आना भी चाहिए, क्योंकि देखो हम एक चीज जानते हैं कि किसी नोड पर आने वाली धारा किसके बराबर होती है, जाने वाली धारा के। अगर इधर हमारे पास में 2 एम्पियर करंट आ रही है, तो ये जाने वाली करंट का योग भी कितना होना चाहिए, 2 एम्पियर। तो I2 और I3 का योग करें तो ये कितना आना चाहिए, 2 एम्पियर आना चाहिए। ठीक है, उतार लो जिसका रह रहा है, ये जिसका भी रह रहा है वो ये उतार लीजिए। ठीक है, जिसका भी रह रहा है वो ये उतार लीजिएगा। हो गया, हाँ जी। अब सुनो, देखो हो गया ये, ठीक है ना। अरे सिंपल सी प्रॉब्लम थी, ये ले लिया ना, ठीक है ना। जैसे आपसे ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के अंदर काम आ जाती है ऐसी प्रॉब्लम है ना, और ये हो भी जाती है। चलो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, हाँ जी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ध्यान देना। दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में प्रतिरोध R1, R2 व R3 में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। धारा का मान ज्ञात। और मैं बताऊं आप लोगों को, ये क्वेश्चन अपन ने जो पहले क्वेश्चन लिया था ना पिछली क्लास में राखी से पहले, वही सेम क्वेश्चन लेंगे अपन, है ना। लेकिन मैं आपको कुछ अलग चीज बताना चाहता हूं ना, इसलिए क्वेश्चन लिया था मैंने ना। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कि राखी से पहले जो क्वेश्चन लिया था वो क्वेश्चन का फॉर्मेट तो कुछ ये था। तो मुझे बताओ R1 का मान कितना था उसमें, R2 का मान कितना था उसके अंदर, R3 का मान कितना था उसके अंदर, और इधर जो E1 लगा हुआ है इसका मान कितना था, और इधर जो E2 लगा हुआ है इसका मान कितना था। फटाफट कमेंट करके लिखते जाओ ना, ये E2 कितना था। राखी से पहले जो हमने क्वेश्चन लिया था वही क्वेश्चन ले रहे हैं सर। आप बोलोगे वही क्वेश्चन क्यों ले रहे हो, क्योंकि हमें उसके आंसर पता है, ठीक है ना। मैं उसी क्वेश्चन को एक डिफरेंट तरीके से करना चाहता हूं। वहां पे तो अपन ने क्या लिखा था, अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग करके क्या करना है अपन को, R1 R2 R3 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है।
कोई जरूरी थोड़ी है वो आपको अध्यारोपण लिख के बोले, नहीं लिख के बोले तो हम क्यों करें उस मेथड से, हमको और भी तरीके आने चाहिए सॉल्व करने के, हम और भी 2 तरीके सीखेंगे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है ना, अदर डिफरेंट। देखो मुझे एक बार आप लोग बताइएगा R1 कितना था, हाँ जी R1 था 4, R2 था 2 और R3 था 2, ये 4 ओम था, ये 2 ओम था, ये भी 2 ओम था, सही है। E1 4 था, E2 8 था, E1 4 वोल्ट था, E2 कितना था 8 वोल्ट था। क्या क्वेश्चन यही था हमारे पास में, एक बार आप लोग रिप्लाई करके बता दीजिएगा, क्या क्वेश्चन यही था, चलो ठीक है ना, चलो रे चलो चलो। अब ध्यान दो सारे के सारे, है ना, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप इसे अध्यारोपण से सोल्व करो, तो आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप अध्यारोपण वाला उस मेथड को याद करो या उसी से करें अपन, है ना। जब अपन को क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा आता तो हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं इसको अलग डिफरेंट मेथड से सोल्व करने के लिए भी, ठीक है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को वापस लिखो ना आपको ना, एक बार इस क्वेश्चन को वापस लिख लो, एज इट इज कॉपी कर लो, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन, है ना। दूसरे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, अब की बार इसका अपन वैसे नहीं करेंगे जैसे अपन ने पहले किया था, वैसे नहीं करेंगे, कुछ दूसरे डिफरेंट तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन, ठीक है। वैसे बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरा का पूरा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार कॉपी कर लो और फिर अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। एक बार लिख लो फटाफट वापस, कितना हो गया भाई, एक क्वेश्चन हो गया ना, लेट आया है तो टाइम से आया करो ना, पहले मैं खुद लेट हो गया था उसका, ध्यान दीजिएगा। सुनो अब ना, देखना सारे के सारे, ध्यान देना ना, देखो देखो, ध्यान केवल सॉल्यूशन पे है ना, कुछ डिफरेंट तरीका सीख रहे हैं अलग अपन, है ना, कुछ अलग चीज। यहां से करंट आ रही है प्लस से, तो मैं एरो लगा देता हूं ऐसे, यहां से भी करंट आ रही है प्लस से, तो मैं एरो लगा देता हूं ऐसे। ये करंट इधर की तरफ आएगी, ये करंट इधर की तरफ आएगी, दोनों जुड़ेगी और कहां पे जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, यही है, यही होता है। चलो R1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट ले लेते हैं अपन I1, चलो ठीक है। R2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट ले लेते हैं अपन I2, और R3 है तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट ले लेते हैं अपन I3, ठीक है। चलो यहां पे ये क्या है, संधि बिंदु है, ये क्या है, संधि बिंदु है, दिख रहा हो, इसको नाम दे देता हूं मैं A बिंदु, और इस पर वोल्टेज बोल देता हूं मैं कितना है, VA है, इस पर वोल्टेज कितना है, VA है, कितना वोल्टेज है इस पे, VA। आप लोग ये भी जानते हो कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है वो हमेशा 0 वोल्ट पे होता है, किस पे होता है, 0 वोल्ट पे। तो ये E2 का नेगेटिव टर्मिनल यानी ये किस पे है, 0 वोल्ट पे है ये लाइन, इधर नल ऑपरेटर है, सॉरी इधर का वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट है, रेफरेंस वोल्टेज पॉइंट है ये ना, इधर का वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट है, इधर का भी 0 है, इधर का भी 0। ध्यान देना, संधि A पर KCL लगाने पर, KCL क्या कहता है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यही कहता है। इस पर आने वाली धारा क्या है, I1 प्लस I2, और जाने वाली धारा कितनी है, I3। तो आने वाली धारा का योग बराबर किसके हो जाएगा, जाने वाली धारा का योग। इस पर आ रही है करंट I1 और I2, तो इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, I3 के बराबर हो जाएगा। चलो इसको देते हैं अपन समीकरण नंबर 1, ठीक है। आज आपको क्या करना है, हमें I1 कैलकुलेट करना है, हमें I1 कैलकुलेट करना है रे, I1 देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं I1। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रखा है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है,
एक बात समझा रखिए, सिखा रखिए, वो ये है कि जैसे ये प्रतिरोध है R, इधर का वोल्टेज है VA, इधर का वोल्टेज है VB, तो करंट मान लो ऐसे जा रही है और ये करंट है I हमारे पास में। तो ओम का नियम कहता है V बराबर IR, तो I इक्वल टू क्या कहता है, V अपॉन R। अब V क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है और बटा R, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA माइनस VB। करंट A से भी जा रही है ना, तो आप क्या लिखोगे, VA माइनस VB। फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R। तो इधर का वोल्टेज कितना है रे, 4 वोल्ट है। ये भी एक बात सिखा रखी है मैंने, जैसे ये बैटरी है, ये प्लस है ये माइनस है, अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो इसका प्लस तो होता है +5 पे, और ये माइनस होता है किस पे, 0 पे। माइनस किस पे होता है, 0 पे होता है, प्लस किस पे होता है, 5 पे होगा, अगर ये 5 वोल्ट की है। तो ये प्लस है, तो ये प्लस तो किस पे है, 4 वोल्ट पे है। इधर का वोल्टेज कितना है, VA। करंट कैसे जा रही है, 4 वोल्ट से VA की तरफ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 माइनस VA हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो फॉर्मूला ये होता है I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बटा प्रतिरोध। इधर का पोटेंशियल कितना है, 4 है, इधर का कितना है, VA, तो 4 माइनस VA होगा, और बटा प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारे पास में, R1 हो जाएगा। तो देखो ये करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब पहले भी सिखा रखा है अपन ने, अगर आप लोगों ने पुरानी क्लास ले रखी है तो सब कुछ आता होगा आप लोगों को। तो ये हो गया 4 माइनस का VA बटा प्रतिरोध कितना है, 4 है। इसको देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान दो, समीकरण नंबर दे दिया हमने इसे। अब ज्ञात करेंगे अपन I2 करंट। देखो I2 करंट वही पोटेंशियल डिफरेंस बटा प्रतिरोध। अब I2 करंट देखो कैसे है, इधर का वोल्टेज कितना है, 8, इधर का कितना है, VA, तो 8 माइनस VA बटा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 माइनस VA बटा 2, समीकरण नंबर देंगे 3। और लास्ट बचा हमारे पास में I3। I3 करंट कैसी है, देखो इधर का वोल्टेज कितना है, VA, इधर का कितना है, 0, तो करंट कैसे आती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो VA माइनस 0 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना, VA माइनस 0 बटा कितना हो जाएगा, 2। समीकरण नंबर देंगे 4, और समीकरण 2 3 4 से मान 1 में रख देंगे। 2 3 व 4 से मान 1 में रखने पर, अगर ये वैल्यू अपन 1 के अंदर रखे तो देखो 1 क्या था, I1 प्लस I2 बराबर I3। तो I1 कितना था, ये था 1, देखो I1 प्लस I2 बराबर I3। ये कितना था, 4 माइनस VA बटा कितना था, 4 था, यही था ना, कर लेते हैं चेक, 4 माइनस VA बटा 4। I2 कितना है मेरे पास में, 8 माइनस VA बटा कितना, 2, और I3 कितना है मेरे पास में, VA बटा 2। ठीक है, आपको यहां से किसका मान कैलकुलेट करना है, VA का मान कैलकुलेट करना है। जैसे ही VA का मान कैलकुलेट हो जाएगा तो उस VA का मान इधर रख दोगे, इधर रख दोगे और इधर रख दोगे, I1 I2 I3 के अंदर, तो अपन को करंट का मान सीधा ही अपन को मिल जाएगा। ठीक है ना, चलो उतारो इसे। ये बात समझ में आ रही है ना, इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करना चाह रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, एक बार रिप्लाई कर सकते हो आप लोग कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करना चाह रहे हैं।
चलो हो गया, ये लिख लिया। तो अब बी ए का मान कैलकुलेट करो, बी ए का मान कैलकुलेट करो। एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का भी अपने पास में ना, ये अपन इसलिए सीख रहे हैं तरीके, क्योंकि अगर अपन से अध्यारोपण से पूछता है तो अपन अध्यारोपण से करेंगे, नहीं तो अपन क्यों जाएंगे इतना लेंथी करने के लिए, एक को रखे दूसरे को शॉर्ट करे, दूसरे को रखे पहले को शॉर्ट करे, ऐसा क्यों करेंगे अपन। ठीक है, यहां से आप बी ए के ज्ञात करो, बी ए जो भी आता है उसका मान समीकरण 2 3 4 के अंदर रखो, तो आपको I1 I2 और I3 मिल जाएगा। और चेक करो उसमें जो आया था वही आया है क्या, कुछ डिफरेंस आता है। वही आ रहा, ठीक है ना, और वही आना भी चाहिए। अगर वही नहीं आ रहा तो आपका वो मेथड गलत है, कहीं ना कहीं आपने गलती की है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं आप लोगों ने गलती की है। ठीक है, अभी मैं एक क्लास जब एंड होगी तब एक न्यूमेरिकल दूंगा ना अध्यारोपण का, ठीक है, और आपसे कहूंगा कि उस क्वेश्चन को करना है आप लोगों को ना, ठीक है, और आप लोग उसको करके मुझे आंसर भेजोगे व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, सब ट्राई करोगे। एक चीज तो ये, दूसरा देखो, एक चीज और सुनो, बड़ी काम की चीज है। देखो जो स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं लेते, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, लाइव क्लास लिया करो, ठीक है, नहीं तो बहुत तगड़ा पछताओगे, क्योंकि ये सेकेंड ईयर है, तुमने अभी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के पेपर लगे ही नहीं है ना, जो थर्ड ईयर वाले लगे हैं उनसे पूछना उनके क्या हालत है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। देखो अभी लगभग अपने पास में यहाँ पे इस ऑनलाइन बैच के लिए भी 150 बच्चों के आसपास की फीस जमा हो गई, और क्लास ले रहे हैं मात्र 45 स्टूडेंट, मतलब 105 स्टूडेंट सुबह 6 बजे सो रहे हैं अभी, 105 स्टूडेंट अभी, लगभग 150 के आसपास की फीस आ गई इस वाले बैच के लिए, ऑनलाइन वाले के लिए 105 स्टूडेंट अभी सो रहे हैं। सो रहे हैं क्या, क्लास एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, अभी तो यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं सर, है ना, ठीक है, अच्छी बात है भाई, सो। मैं लगातार 5 दिन तक क्लास है ना ढालूंगा ही नहीं ना, 4 5 दिन तक है ना, और फिर जब इनकी छूटेगी ना, जब अपने आप ये लाइव क्लास ले लेंगे, 5 5 दिन का रहेगा ना इनके पास, ये अभी बात वो रिकॉर्ड में सुनेंगे ना, जब पता चलेगा उन्हें। नहीं कई तो रोज लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं लेते। अभी यूनिट कहाँ से खत्म होगी, अभी कहाँ यूनिट खत्म करने की बात कर रहे हो, अभी तो थ्योरम है बहुत सारी, थ्योरम होने के बाद में अगला चैप्टर पूरा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से भैया ना, इसमें यूनिट बहुत लेंथी लेंथी होती है, और अभी अपन बहुत स्लो भी तो चल रहे हैं, अभी बहुत फास्ट भी तो नहीं चल सकते। चलो चलो, हाँ जी, हो गया, ध्यान दो ना, ये आप लोगों ने कर लिया, ठीक है, अब सुनो, तो इसको सोल्व कर लिया होगा तो ये आंसर आ गया होगा, मैं सोल्व कर देता हूँ ना, अगर किसी ने नहीं भी किया हो तो देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, 4 में 4 का भाग लगाओ, एक आएगा, फिर ये आएगा VA/4, फिर इसमें इसका भाग लगाओ, 4 आएगा, फिर ये आएगा माइनस का VA/2, और ये आएगा VA/2, माइनस वाले टर्म इधर लिया, और 4 और 1 कितना हो गया, 5, इधर आ गया VA/4 प्लस VA/2 प्लस VA/2, तो 5 इक्वल टू VA 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, 4, ये 2 आएगा, ये कितना आएगा, 2 आएगा,
तो ये आ गया 5 5 से 5 कट जाएगा तो VA बराबर कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 में भाग लगा, सॉरी समीकरण 1, 2 व 3 में, सॉरी 2, 3, 4 में मान रखने का, 4 में मान रखने का। तो ये कुछ ऐसे था, I1 इक्वल टू था 4 माइनस VA बटा 4, तो 4 माइनस 4 बटा 4 कितना आ गया, 0। I1 0 आ गया, कर लिया होगा ये तो आप लोगों ने, फिर भी मैं कर देता हूँ अगर किसी का रह रहा है तो। I2 इक्वल टू कितना था, 6 माइनस VA बटा 2, 8 माइनस VA बटा 2, तो I2 कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। ऐसे I3 देख लो, VA माइनस 0 बटा 2, 4 माइनस 0 बटा 2 कितना आ गया, 2 एम्पियर। ठीक है, याद है, ठीक है ना। ठीक है, चलो ये आप लोगों ने कर भी लिया होगा, कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। ठीक है, अब अपन जो क्वेश्चन लगा रहे हैं उसके ऊपर इम्पोर्टेंट तो क्या, वैसे तो आपका यूनिवर्सिटी इतने लेवल तक जाती नहीं है ना, लेकिन मैं चाहता हूं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी उसके अंदर मिल जाए। ठीक है ना, उस न्यूमेरिकल के थ्रू आपको कुछ और भी जानकारी हम दे पाए, है ना। तो वो एक क्वेश्चन लिखो ना, क्वेश्चन लिखना, बोल के लिखवा रहा हूं, लिखना, दिए गए परिपथ में अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग कर धारा I का मान ज्ञात करो। धारा I का मान ज्ञात करो। अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग कर धारा I का मान ज्ञात करो। धारा I का मान ज्ञात करो। ठीक है, एक ओम, 2 ओम, 3 ओम, बुक के अंदर मत ढूंढना, नहीं मिलेगा। 1 वोल्ट, 1 एम्पीयर। ये 2 ओम है, इसके अंदर प्रवाहित धारा I है, इसका मान ज्ञात करना। अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग करके ये अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो ये वाला क्वेश्चन आपके बुक के अंदर तो है नहीं, है ना, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी, इसलिए ये क्वेश्चन लगाया है मैंने। ठीक है ना, देखो एक चीज बताता हूं, जैसे अपन ने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो राखी से पहले अपन ने अध्यारोपण प्रमेय से किया था। हमने अध्यारोपण प्रमेय पढ़ी और उसका क्वेश्चन कर दिया। जैसी थ्योरम थी उसी बेस का सिंपल क्या था, वो न्यूमेरिकल था, है ना। जैसे थ्योरम में डायग्राम बना हुआ था उसी बेस पर बना हुआ वो डायग्राम था, है ना, और बड़ी आसानी से हमने क्या कर लिया, उसको सोल्व कर लिया था। ठीक है, अब अगर जो पेपर बनाने वाला है वो अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट करता है ना, हल्का सा भी क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट करता है, तो फिर क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट क्वेश्चन को नहीं कर पाते। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तुम में से किसी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, हो सकता है किसी से हो जाए। ठीक है, तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि क्वेश्चन किसी से हो जाएगा,
मैंने क्वेश्चन दिया है, एक परिपथ बनाया है, 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, इधर 1 एम्पियर का सोर्स लगा हुआ है करंट, इधर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, उसका वोल्टेज भी कितना है, 1 वोल्ट है, और आपसे कह दिया 2 ओम के अंदर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। ये हो सकता है आपकी सीबीएच वाली बुक के अंदर हो या ना हो, मुझे नहीं पता, ये किसी ना किसी राइटर की बुक के अंदर से ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं आपकी बार जो पेपर आए हैं फाइनल ईयर के, उनने ये बिल्कुल साबित कर दिया है कि सीबीएच पढ़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं नुकसान में रहोगे, है ना, क्योंकि पेपर कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी लग सकता है, फिर उसके बाद में तुम ये थोड़ी कहोगे यूनिवर्सिटी से कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो हमारी किताब के अंदर है ही, कुछ भी नहीं कह सकते, कोई जरूरी नहीं किताब में से क्वेश्चन आए, ठीक है। वो अपनी मर्जी से भी अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग करके अपनी मर्जी से भी सर्किट ड्रॉ कर सकता है, कह सकता है कि आप इसको सोल्व करो। अब ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन ही करते जाएं, अध्यारोपण पे ही पूरी साल निकाल दे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन हम कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे कि अगर कुछ डिफरेंट भी आता है ना, तो अपना यहाँ का स्टूडेंट अगर उसने वाक्य में पढ़ाई की है, समझ रखा है, तो वो उस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से क्या कर देगा, क्रैक कर देगा, ठीक है। अब आओ, क्वेश्चन तो वैसे कल करेंगे, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। पहला हिंट ये है कि अध्यारोपण प्रमेय के अंदर क्या करते हैं अपन, एक टाइम पे एक सोर्स को एक्टिवेट रखते हैं और दूसरे सोर्स को क्या करते हैं अपन, डीएक्टिवेट करते हैं। सर ऐसा तो कुछ था ही नहीं, था ऐसा, जब अपन ने E1 को रखा था तो E2 को क्या किया था, डीएक्टिवेट किया था ना भाई। E1 रखा था तो E2 को अपन ने उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया था, फिर अपन ने E2 को रखा था तो E1 को क्या किया था, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया था, ऐसा ही किया था ना। एक टाइम पे दोनों सोर्स थोड़ी रखे थे अपन ने, नहीं रखे थे। वहां पे अपने पास में दोनों सोर्स कैसे थे, वोल्टेज सोर्स थे। जब एक वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट रखते हैं और दूसरे वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं, तो वोल्टेज सोर्स को जब भी डीएक्टिवेट किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज सोर्स नहीं है, एक सोर्स कैसा है, करंट सोर्स है। तो जब आप परिपथ में 1 वोल्ट रखोगे ना, तो आप जब 1 एम्पियर को डीएक्टिवेट करोगे, इसको जब अपन डीएक्टिवेट करेंगे तो ओपन सॉरी ये जो करंट सोर्स होता है वो जब भी डीएक्टिवेट होता है तो शॉर्ट सर्किट नहीं होता, इसका क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। जैसे मान लो मैं 1 वोल्ट रखूंगा, तो मुझे ये 1 एम्पियर को क्या करना पड़ेगा, इसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करना पड़ेगा ना, तो मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, इसे ऐसे ओपन सर्किट। और जब मैं 1 एम्पियर रखूंगा और मुझे इस 1 वोल्ट को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ये बात अच्छे से समझा रखी है कि वोल्टेज सोर्स को जब भी उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करते हैं तो शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं होता, सीधा एक वायर जोड़ दो बस, ठीक है। और जब भी आप करंट सोर्स को जब भी आप डीएक्टिवेट करते हो, यानी उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर अपन को क्या करना पड़ता है, ओपन सर्किट करना पड़ता है। तो वहां पे अपन ओपन सर्किट करेंगे इसके लिए, और जब इसको रखेंगे इसको अपन ओपन सर्किट करेंगे, जब अपन इसको रखेंगे तो इसको क्या करेंगे, अपन शॉर्ट सर्किट करेंगे। और दोनों टाइम के अंदर अपन को क्या करना है, इस 2 ओम के अंदर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। वापस हिंट दे देता हूं, जब आप 1 वोल्ट रखोगे परिपथ में, तो 1 एम्पियर को क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन सर्किट करना पड़ेगा, और उस कंडीशन के अंदर 2 ओम में से प्रवाहित धारा आपको ज्ञात कर लेनी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको 1 एम्पियर रखोगे तो आप 1 वोल्ट को क्या करोगे, डीएक्टिवेट करोगे। डीएक्टिवेट करने का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करोगे। फिर उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, 2 ओम के अंदर से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। अगर दोनों कंडीशन के अंदर धारा सेम आती है, सेम डायरेक्शन के अंदर, जब तो जोड़ दोगे, और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आती है तो आप क्या कर दोगे, घटा दोगे, ठीक है ना, जैसे अपन अध्यारोपण के अंदर किया करते थे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। जो बात मैंने बताई है वो आप लोगों के समझ में आई, कुछ समझ में आई, इस बेस पे ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक जानकारी है, एक जानकारी तो ये है ना कि करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं, लेकिन एक जानकारी और जरूरी है ना, मैं एक जानकारी और दे देता हूं, फिर आपसे अगर क्वेश्चन नहीं होता ना तो कहीं ना कहीं आपकी समझ के अंदर कम है। एक तो ये जानकारी, दूसरी जानकारी और देता हूं कि देखो जब भी कोई प्रतिबाधा, मेरी बात सुनना, लाइन ढंग से सुनना बड़ी काम की है, जब भी किसी प्रतिबाधा के समांतर क्रम में, जब भी किसी प्रतिबाधा के समांतर क्रम में शॉर्ट सर्किट लगा हुआ हो,
जैसे मान लो ये एक प्रतिरोध है R और इसके समांतर क्रम के अंदर क्या है, शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का मतलब समझते हो, ऐसे, ये है शॉर्ट सर्किट। क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो इस प्रतिरोध को बोलते हैं डमी प्रतिरोध। इसको क्या बोलते हैं अपन, डमी प्रतिरोध कहते हैं, डमी। और डमी प्रतिरोध को अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं, हटा देते हैं जब भी अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो जब मैं इसको रखूंगा 1 एम्पियर को, तो 1 वोल्ट को क्या करना पड़ेगा, मुझे शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं इसको शॉर्ट सर्किट करूंगा तो 3 ओम के समांतर क्रम में क्या आ गया, शॉर्ट सर्किट आ गया। तो 3 ओम के समांतर क्रम में यदि शॉर्ट सर्किट आ गया तो ये प्रतिरोध कैसा प्रतिरोध हो गया, डमी प्रतिरोध हो गया। और डमी प्रतिरोध को क्या करते हैं अपन, परिपथ के अंदर से हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, परिपथ के अंदर से हटा देते हैं। आई बात समझ में। ये 2 बात बताई है, इसको रखोगे तो इसको ओपन सर्किट करोगे, इसको रखोगे तो इसको शॉर्ट सर्किट करोगे। एक कंसेप्ट ये यूज करना है। दूसरा कंसेप्ट और बता देता हूं, पूरा का पूरा हिंट दे दिया मैंने कि ये 3 ओम है, जब इसको रखूंगा तो इसको शॉर्ट करूंगा तो 3 ओम के समांतर क्रम में क्या आ गया, शॉर्ट सर्किट आ गया। और जब भी किसी प्रतिरोध के समांतर क्रम में शॉर्ट सर्किट आ जाए तो उस प्रतिरोध को अपन डमी प्रतिरोध कहते हैं। और डमी प्रतिरोध को सर्किट के अंदर से क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं, हटा देते हैं, फिर कैलकुलेशन अपन करते हैं। ठीक है, ये 2 कंसेप्ट ध्यान रखना, पूरा का पूरा हिंट दे दिया। और इसी के बेस पे ये वाला न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो जाएगा। आप लोग मुझे आंसर और सॉल्यूशन दोनों करके मुझे क्या करोगे, व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। मुझे पता है इतना सब कुछ बताने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे तो उनसे क्वेश्चन हो सकता है। और हो सकता है कि उनको अगर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो तो, लेकिन कोशिश जरूर करना क्योंकि 2 हिंट दे दिए बड़े। ठीक है, चलो।